गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोलॉजी। इसके अंदर हम लास्ट वीडियो में हमने दो अबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर एंड वाटर के बारे में स्टडी किया था। आज जो फैक्टर है वो है लाइट। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज़ अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है प्लांट के अंदर, वो एक ऐसी प्रोसेस है जो केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ही कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि सनलाइट से यहाँ पर प्लांट को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूज़ करके प्लांट क्या करते हैं प्लांट फूड का प्रिपरेशन करते हैं। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे हम क्या समझ सकते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर लाइट ही प्रेजेंट नहीं होगी तो जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉप्स के लिए लाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Many species of small plant herb and serve growing in forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions। तो जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पर हर्ब और सर्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर अडेप्टेशन होता है कि वो लो लाइट कंडीशन में भी ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज they are constantly over shadowed by tall canopied trees। क्योंकि वहाँ पर जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। मैनी प्लांट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। तो बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उनमें ब्लूमिंग की जो प्रोसेस चलती है, यानी कि फ्लावरिंग की, बर्ड से फ्लावर बनने की जो प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंडेंट रहती है, कितने टाइम पीरियड तक लाइट प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला जाता है, फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। फॉर मैनी एनिमल टू लाइट इज इम्पोर्टेंट इन दैट दे यूज द diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as cause for timing their fragging, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें लाइट क्या रहती, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, फ्रॉगिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उनके अंदर चलती है, और साथ ही साथ बहुत सारे एनिमल्स माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस की ओर। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट on land is closely linked with the temperature since the sun is the source of for both। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि सन से ही हमें लाइट भी मिलती है और टेम्परेचर भी मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, अर्थ पर सन ही करते हैं। बट डीप greater than 500 meter in ocean the environment is dark and its inhabitants are not aware of the existence of the celestial source of energy called sun। तो वहाँ पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीप पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा रहता है, डार्क रहता है, क्योंकि वहाँ के जो हैबिटेट्स हैं, इनहेबिटेंट्स यानी कि वहाँ पर जो लिविंग एनिमल्स और प्लांट हैं उनको पता भी नहीं होता है कि जो सोर्स है एनर्जी का वो सन है। व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, तब उनके एनर्जी का सोर्स क्या होता है। द स्पेक्ट्रल क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। तो उस कंडीशन में जहाँ पर डीप ओशन ट्रेंचेस होते हैं वहाँ पर केवल
स्पेक्ट्रल क्वांटिटी के द्वारा सोलर रेडिएशन की वो क्या करते हैं, वो प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और वहाँ पर एनर्जी का सोर्स भी, वहाँ पर जो इस स्पेक्ट्रल क्वांटिटी होती है या फिर अलग अलग स्पेक्ट्रम की जो लाइट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज़ हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म while not all the color component of the visible spectrum। तो जो यूवी रेज होती है वो क्या होती है, वो हार्मफुल होती है। आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट लिविंग इन डिफरेंट डिपेथ ऑफ द ओशियन। तो यहाँ पर जो विजिबल स्पेक्ट्रम के जो कलर कंपोनेंट हैं वो क्या रहते हैं, वो डीप डीप ओशियन में प्लांट के लिए अवेलेबल रहते हैं। अमंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहिबिट इन सी विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर वाई। तो यहाँ पर क्या रहता है, अलग अलग टाइप के रेड ग्रीन और ब्राउन एल्गीज सी के डिफरेंट लेवल्स में प्रेजेंट रहते हैं। जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो ओशियन के अपर सरफेस में, और जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो मिडिल रीजन में, और जो रेड एल्गी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो सरफेस एरिया में ग्रो करते हैं। विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर वाई, क्योंकि वहाँ पर लाइट की प्रेजेंस क्या रहती है, कम रहती है, इस वजह से वो अलग अलग रीजन्स में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज सॉइल। द नेचर ऑफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज़ डिफरेंट प्लेसेस वेरी। अलग अलग स्थान की जो सॉइल की प्रॉपर्टी है, नेचर है, वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, ये किस पे डिपेंड रहता है, क्लाइमेट पे डिपेंड रहता है। और इसके अलावा ये डिपेंडेंट रहता है वेदरिंग प्रोसेस पे, वेदर सॉइल इज़ ट्रांसपोर्टेड एंड सेडिमेंट्री एंड हाउ द सॉइल डेवलपमेंट अकर। इसके अलावा सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इस पर भी डिपेंड रहते हैं। Various characteristics of the soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soil। तो इसके अलावा जो सॉइल का कंपोजिशन है, ग्रेन का साइज है, और उनका एग्रीगेशन, ये सब क्या करता है, डिटरमाइन करता है प्रिकॉशन को और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। These characteristics along with the permanent parameters such as pH, mineral composition and topography determine a large extent the vegetation in any area। तो किसी भी एरिया के अंदर जो वेजिटेशन है, यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए सॉइल का पीएच, उसका मिनरल कंपोजिशन और उसकी टोपोग्राफी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। In this turn dictates the type of animal that can be supported. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can be thrive there। तो इसके अलावा एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी सॉइल की जो पार्टिकल्स हैं या सेडिमेंट्स हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पर कौन से एनिमल्स, बेंथिक एनिमल्स लिव करेंगे। अब हम बात करेंगे रिस्पांस टू अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर के लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हैविंग रियलाइज दैट द अबायोटिक कंडीशंस ऑफ मैनी हैबिटेट में वेरी drastically in time, we now ask how do the organisms living in such habitat cope or manage with stressful conditions। But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why the highly variable external environment should bother organism after all. One would accept that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment
that permit all biological reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. तो जो बाहरी विविधता हमें देखने को मिलती है इन्वायरमेंट में, जो डिफरेंट वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है, उसके लिए क्या हुआ है, एनिमल्स के अंदर काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में सूटेबली क्या करते हैं, वो अपने आप को फिट बनाते हैं उस कंडीशन में लिव करने के लिए। तो इस प्रकार से वो उनमें क्या होता है, ओवरऑल फिटनेस होती है स्पीसीज़ के अंदर, जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, लिव करते हैं। दिस constancy for example could be in term of optimal temperature and osmotic concentration of the body fluid। जैसे कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर रहता है, और उनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रहता है डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स का, वो क्या रहता है, वो वो उम, वो उनको उस कंडीशन में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए फिट बनाते हैं। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द consistency of the internal environment, a process called homeostasis। होमोस्टेसिस किसी भी एनिमल का वो करेक्टरिस्टिक्स है जो उन्हें फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या करता है, एक कांस्टेंट उनकी बॉडी के अंदर कांस्टेंट इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करता है डिस्पाइट वायरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस। जबकि जो बाहरी कंडीशंस रहती हैं वो लगातार चेंज होते रहती हैं, दैट टेंड टू अपसेट इट्स होमोस्टेसिस। और इस वजह से उनका जो, क्योंकि उनका इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए उन्हें क्या करता है, फिट करता है। इस करेक्टरिस्टिक्स को ही क्या बोला जाता है, होमोस्टेसिस। लेट अस टेक एन एनालॉजी लॉगी to clarify this importance concept. Suppose a person is available to perform his or her best when the temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। सपोज अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने अपने वर्क को 25 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा करता है, एंड विशेज टू मेंटेन इट्स हो, और वो क्या करता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस बनाने की कोशिश करता है, इवन व्हेन इट इज़ स्क्रॉचिंगली हॉट और फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड। जबकि जो बाहरी इन्वायरमेंट है वो या तो बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तब भी उसकी बॉडी क्या करती है, उसके ऑप्टिमल टेम्परेचर को यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को बनाने की कोशिश करती है। इट कुड बी It could be achieved at home, in the car, while traveling, and at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter। इसके लिए वो पर्सन क्या करता है, अपनी कार के अंदर या फिर अपने घर के अंदर या फिर जब भी ट्रैवल करता है या अपने काम के प्लेस में, वो किस चीज़ का यूज़ करता है, एयर कंडीशनर का यूज़ करता है समर टाइम में, और हीटर का यूज़ करता है विंटर के टाइम में, ताकि जो उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या रहे, वो फिट रहे। देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। तो उसके चारों ओर का जो भी वेदर है उस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो उसका परफॉर्मेंस है वो क्या रहे, मैक्सिमल रहे, यानी कि मैक्सिमम हो उसकी वर्क एफिशिएंसी रहे। हेयर अ पर्सन होमोस्टैटिस इज अकम्प्लिश्ड नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन। यहाँ पर उसकी बॉडी केवल फिजियोलॉजिकली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल मेथड से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म कोप विथ द सिचुएशन। तो अलग अलग
ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस को या फिर कौन कौन से वर्क को करते हैं। लेट अस लुक एट वेरियस पॉसिबिलिटीज़। तो इनके बारे में हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।